नमस्कार, मैं अभय सिंह ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा एजुकेशनल हब पर। आज का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण सामाजिक मुद्दे में भी आता है, आर्थिक मुद्दे में भी आता है और राजनीतिक मुद्दे के रूप में भी आता है। महिला सशक्तिकरण पर हम कई प्रकार से निबंधों में भी इसका उल्लेख करते हैं। हम हिंदी भाषा में जब व्याकरण पढ़ते हैं, तो उस समय भी हम कई प्रकार के निबंध महिला सशक्तिकरण पे लिखते हैं। इंग्लिश ग्रामर में भी हमने देखा हुआ है, वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर कई प्रकार के ऐसे जो है हम लिखते हैं। तो ये जो मुद्दा है, आज हम इसी मुद्दे के ऊपर पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ अच्छे-अच्छे बिंदु इससे हम निकालेंगे। तो आज हम इस सीरीज़ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य क्या होता है। इस सीरीज़ को जब मैंने शुरू किया था, तो इसका पहला टॉपिक था रिज़र्वेशन, आरक्षण। उसे बहुत ही बढ़िया मैंने समझाया था, उसे भी एक बार देखना जिन्होंने नहीं देखा है। और आज इसका दूसरा लेक्चर इस सीरीज़ का महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। आखिर महिला सशक्तिकरण से हमें क्या समझना चाहिए? आइए देखते हैं, पहले इसके शब्द का तात्पर्य क्या होगा? जैसे देख ही रहा है आपको स्लाइड पे लेक्चर 2 है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। और चलते हैं आगे। तो ये देखिए स्लाइड पे आपको देखने को मिल रहा होगा, महिला सशक्तिकरण आज का टॉपिक। पहला है अर्थ एवं परिभाषा। फिर दूसरा है भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति। ये 5 बिंदु हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, अर्थ एवं परिभाषा, भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति, महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ, महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक? सुझाव। सुझाव में हम देखेंगे कुछ समाधान देंगे जो हमारे भारत में महिला सशक्तिकरण को देखते हुए चुनौतियाँ पनप रही हैं। उन चुनौतियों का कैसे समाधान किया जा सकता है? किस प्रकार भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो ये 5 बिंदु आज के हमारे मुख्य 5 बिंदु रहेंगे जिन पे हम आज इस लेक्चर के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। काफ़ी बढ़िया फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ कंबाइन हमने करके रखा हुआ है। ये दिख ही रहा होगा आपको फ़ोटोग्राफ। अगर पहचान में आ रहा हो तो मैं आपको बता दूँ, ये कल्पना चावला जी हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कल्पना चावला को किस कार्य के लिए प्रसिद्ध माना गया है? क्या उन्होंने एक कार्य ऐसा किया था जिससे वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं? तो अर्थ एवं परिभाषा हम जानें, मीनिंग एंड डेफिनेशन महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि शायद कल्पना चावला जी को देखकर ही अर्थ और परिभाषा की कल्पना की जा सकती है ना? कल्पना चावला जी को देखकर हम परिभाषा और अर्थ की कल्पना करेंगे। बड़ा अच्छा उदाहरण है ये हमारे समाज में महिला को लेकर। सशक्तिकरण शब्द अंग्रेजी भाषा के एम्पावरमेंट का हिंदी रूपांतरण है। एम एक फ्रांसीसी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है में। में माने इन। मतलब क्या? ये जो ईएम आपको दिख रहा है यहाँ पे शब्द ईएम, ईएम शब्द जब भी आ जाता है तो इसका अर्थ होता है में। तो इसका ईएम का मतलब में और पावर का मतलब शक्ति। ये एम्पावरमेंट जो है, इस एम्पावरमेंट पे पहले ईएम लिखा हुआ है। ये ईएम जो है इसका मतलब है में और पावर का मतलब शक्ति। शक्ति में। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें ना एम्पावरमेंट को तो हम देखेंगे इम मतलब ईएम का मतलब में, शक्ति मतलब पावर। तो पावर में, शक्ति में। ये जो ईएम है
ये अंग्रेजी भाषा में फ्रांस से आया है। यह एक उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे ये मैं अभी लिख अभय। तो ये जो अभय है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भय और एक ये भय जो है इसको बोलते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड थोड़े लिखा नहीं जा रहा ढंग से, तो आपको मैं बोल रहा हूँ उसी से समझ लीजिए। एक मिनट की बात है। भय जो है ये रूट वर्ड है। रूट वर्ड मतलब मूल शब्द, और है उपसर्ग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। किसी मूल शब्द के आगे एक ऐसा शब्द लग रहा है, एक ऐसा अक्षर लग रहा है इसे हम कह रहे हैं उपसर्ग। इस उपसर्ग के भय के साथ जुड़ने से एक नया शब्द बन जाता है, जो बन रहा है अभय। इस अभय शब्द में उपसर्ग है, भय मूल शब्द है। तो प्रीफिक्स क्या होता है? जो किसी मूल शब्द के आगे लगता है। एक सुफिक्स होता है जो इस शब्द के बाद, रूट वर्ड के बाद लगेगा। तो प्रीफिक्स तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये जो बता रहा हूँ मैं, ईएम जो है ये अंग्रेजी भाषा में फ्रांस से आया है। अभी हमने बात इस बारे में की भी है। तो अगर इसी चीज़ को मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ, सशक्तिकरण शब्द अंग्रेजी भाषा का, द वर्ड सशक्तिकरण इज अ हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एम्पावरमेंट। ईएम इज अ फ्रेंच प्रीफिक्स मीनिंग इन। सशक्तिकरण शब्द अंग्रेजी भाषा के एम्पावरमेंट का हिंदी रूपांतरण है। ईएम एक फ्रांसीसी उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है में। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो ये देखिए आपके समक्ष अगली स्लाइड। तो बताइए, एक और पिक्चर यहाँ पे है कि ये कौन है और भारतीय समाज में इनकी क्या भूमिका है। ये भी महिलाओं के लिए एक अच्छा उदाहरण जो है वो स्थापित करती हैं। ठीक है, तो अगर हम इस स्लाइड को पढ़ें, अतः सशक्तिकरण एम्पावरमेंट का शाब्दिक अर्थ है शक्ति में होना, अर्थात सशक्त होना। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण महिलाओं के सक्षम होने से है। मैंने अभी बताया पिछली स्लाइड में, एम्पावरमेंट मतलब इम मतलब में, पावर मतलब सत्ता, शक्ति मतलब महिलाओं का शक्ति में होना, महिलाओं का सशक्त होना। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण जो है वो महिलाओं का एक सक्षम होने वाला रूप है, जिसमें महिलाएं सत्ता में दिखेंगी। महिला सशक्तिकरण, समझ रहे हो इस शब्द को? धीरे धीरे इस लेक्चर के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण जो है वो अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ, देयरफॉर एम्पावरमेंट लिटरली मीन्स बीइंग इन पावर, बीइंग एम्पावर्ड। दस वुमन एम्पावरमेंट इज बाय एनेबलिंग वुमन। महिलाओं के सक्षम होने के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत परिभाषा अगली स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगी। एक और पिक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। कमेंट बॉक्स में इनके बारे में बताना कि ये कौन है, इनकी भी भारतीय समाज में किस प्रकार की भूमिका रही है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य ऐसी विचारधारा से है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आत्मनिर्णय करने का अधिकार प्रदान करने, समाज में समता आधारित भागीदारी सुनिश्चित करने का समर्थन करती हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी परिभाषा महिला सशक्तिकरण की। जिस प्रकार लोकतंत्र के 3 पिलर होते हैं, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये लोकतंत्र के 3 पिलर हैं। उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के भी 3 पिलर हैं। वे कौन कौन से हैं वो इस परिभाषा में आपको देखने को मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण के भी 3 पिलर जो हैं, पहला पिलर जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, आत्मनिर्भर। दूसरा है आत्मनिर्णय। तीसरा है भागीदारी। ये 3 पिलर हैं महिला सशक्तिकरण के। आत्मनिर्भर का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भर, अब उनकी निर्भरता आर्थिक रूप से किसी पर नहीं है, या राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से किसी पर नहीं है। वे स्वतंत्र है।
वे किसी पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर निर्भर नहीं है। आत्मनिर्णय, वे अपने स्वयं के निर्णय लेने की ताकत रखने लग पड़ी हैं। कौन सी जॉब करनी है, विवाह करना है या नहीं करना है, विवाह किससे करना है, वे अपने जीवन को कैसे जीना चाहती हैं, वे अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ सकती हैं। ऐसे आत्मनिर्णय की ताकत जब उसमें आ जाए और उसको पार्टिसिपेशन मिले समाज में, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, किसी भी प्रकार के निर्णय में, तब हम कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। मतलब उन्हें समाज में पार्टिसिपेशन मिले, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर। तो ये 3 प्रकार के जब पिलर, मतलब उन्हें आत्मनिर्भर, वो किसी प्रकार से किसी पर भी निर्भर नहीं है, वो अपने स्वयं के निर्णय खुद ले रही हैं, उनकी समाज में एक भागीदारी है। ये जब 3 पिलर कार्य करेंगे तो हम बोलेंगे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्णय, भागीदारी, ये 3 पिलर है महिला सशक्तिकरण के। आत्मनिर्भर का मतलब उसकी निर्भरता किसी और पर नहीं, खुद के अलावा। मतलब खुद के अलावा वो किसी दूसरे पर निर्भर ही नहीं है। आत्मनिर्णय का मतलब यह है कि अब वो अपने जीवन के फैसले स्वयं करेगी, वह किसी और के अपने जीवन के निर्णय नहीं लेने देगी। किसी व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय नहीं लेने देगी, वह खुद अपने फैसले लेगी। और भागीदारी, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना समाज में। जिस प्रकार भारत देश, अगर आप प्राचीन समय में देखें तो भारत देश को पुरुष प्रधान देश कहा गया है। भारत में जितने भी प्रकार के उच्च उच्च पद थे, उन सभी पे पुरुष आसीन होते थे। समाज में पुरुषों की एक भूमिका होती थी, महिलाओं की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती थी। महिलाओं के साथ खूब सारा अत्याचार हमने प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में पढ़ा भी है। तो धीरे धीरे ये पुरुष प्रधान देश जो है, ये महिला प्रधान देश की ओर कन्वर्ट हो रहा है। आज हम देख रहे हैं महिलाएं हर जगह अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ा रही हैं, पुरुषों से आगे बढ़ रही हैं। तो भारत जो है वो महिला सशक्तिकरण में मतलब आगे बढ़ रहा है। अभी भी कमियां हैं, मतलब पूरी तरह नहीं है। ये बात करेंगे आगे आगे, जैसे लेक्चर बढ़ेगा हम पूरा देखेंगे इसको। तो आई होप आपको महिला सशक्तिकरण की डेफिनेशन समझ आई होगी। इसको अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहूँ, वुमेन्स एम्पावरमेंट रेफर टू एन आइडियोलॉजी दैट सपोर्ट्स मेकिंग वुमन self-reliant, giving them the right to self-determination, ensuring equity-based participation in society. समाज में समता आधारित भागीदारी, आत्मनिर्णय का अधिकार और आत्मनिर्भरता, ये 3 महिला सशक्तिकरण के पिलर हैं। चलते हैं अगली स्लाइड पे इसी के साथ। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक, वाई इज वुमेन एम्पावरमेंट नेसेसरी। इसका एक बड़ा कारण है दोस्तों। आप देखना शायद कई लोगों को कुछ चीज़ें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी मानसिकता थोड़ी सी विकसित होनी चाहिए। अगर मानसिकता थोड़ी सी विकसित होगी तो ये बातें समझ आएंगी। इस पृथ्वी पर अगर देखें हम तो 50% पुरुष और 50% महिलाएं हैं। 50% पुरुष और 50% फीमेल्स, मेल फीमेल है। आप देख लीजिए पुरुषों का योगदान हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, हर जगह पर पुरुष ज़्यादा मात्रा में मिल रहे हैं और महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम है। यह इसलिए कम नहीं है कि उनके अंदर योग्यता नहीं है, यह इसलिए कम है क्योंकि उनको कई प्रकार से रोकने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों ने अपने धर्म के नाम पर उनको रोका, कुछ लोगों ने अपनी रूढ़िवादिता के आधार पर उनको रोका, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उन्हें रोका, तो कुछ लोगों ने किसी प्रकार की ढकोसलेबाजी या सम्मान के रूप में उन्हें रोकने की कोशिश की है। और उसी का परिणाम है कि आज समाज में महिलाओं की पार्टिसिपेशन कम है। ये कुछ पॉइंट्स महिला समाज की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वुमेन रिप्रेजेंट अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द सोसाइटी। लैंगिक समता स्थापित करने के लिए आवश्यक है महिला सशक्तिकरण। लैंगिक समता, जेंडर इक्वेलिटी, टू एस्टेब्लिश जेंडर इक्वेलिटी।
जेंडर इक्वलिटी मतलब समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान बराबर हक, हर प्रकार की समान भागीदारी, उसे कहते हैं लैंगिक समता। महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत inadequate representation of women against the basic spirit of democracy। समावेशी विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना असंभव। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट वुमेन्स पार्टिसिपेशन। जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, समावेशी विकास है, उसका अर्थ होता है कि सभी का समान रूप से विकास होना, परंतु अगर महिलाओं की समाज में भागीदारी ही नहीं होगी तो किस प्रकार हम समावेशी विकास कर पाएंगे। तो अगर समावेशी विकास करना है तो समाज में महिलाओं की पुरुषों के समान भागीदारी लानी होगी। तो आगे चलते हैं। आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यदि भारत में महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं और श्रम बल में उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की विकास दर 27% तक बढ़ सकती है। ये थोड़ा सा गलत शक्ति लिखा गया है, यहाँ पे बढ़ सकती कर लेना, कई बार लिखने में थोड़ी दिक्कत टाइप आ जाती है। तो क्या कहने का तात्पर्य इस मतलब इस जो स्लाइड पर लिखा गया है उसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है कि अगर भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान लेबर प्रदान करवाई जाए तो भारत का विकास दर जो है वो 27% तक बढ़ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि विकास को अगर बढ़ाना है, विकास की दर को बढ़ाना है तो महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाना होगा। थोड़ा सा अब मैं विषय से अलग बात करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों तक मैं वास्तविक बात पहुंचा सकूं। इसमें थोड़ा सा दोष हिंदी सिनेमा जगत का भी है, क्योंकि आपने देखा होगा हिंदी सिनेमा जगत में पिता पुत्री से कहता है कि अब तुम दो परिवारों की इज्जत हो। क्या कल्पना की जा सकती है कि पृथ्वी पर ऊपर वाले ने मतलब महिला को इज्जत संभालने के लिए भेजा होगा? क्या हम यह विचार मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि उसी को जिम्मेदारी गई है इज्जत को संभालने की? यह दायित्व पुरुष के सिर क्यों नहीं मारा जा रहा? ये पुरुष को क्यों नहीं दिया जा रहा दायित्व कि तुम इज्जत संभालो, तुम्हें इज्जत संभालनी है? यह वास्तव में उन सोच या उन विचारधाराओं का आडंबर है जो इस इज्जत के नाम पर ही सही महिलाओं की आदि शक्तियों को खींच लेना चाहते हैं। बताना चाहते हैं कि तुम इज्जत की आड़ में कई बार हमारे कई कर्तव्य चुपचाप सहन कर लेना, हमारा दुष्व्यवहार जो तुम्हारे साथ होगा उसे भी इज्जत की आड़ में सहन कर लेना। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है? और इसी का परिणाम है कि जब से महिला और इज्जत एक साथ होने लगी हैं तब से अकारणीय खाक पंचायतें सामने आने लगी हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों ने कहा कि उनकी लड़की का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर है तो उनकी इज्जत धूल में मिल गई है। मतलब एक लड़के का दूसरी लड़की का या लड़के के साथ अफेयर चल रहा है तो उनकी इज्जत इससे धूल मिट्टी में मिल जाती है। क्या इज्जत शब्द इतनी सरल सी घटना है जो इन छोटी छोटी बातों से धूल में अगर मिल जाती है? तो मुझे नहीं लगता कि मानव सभ्यता में ऐसी इज्जत की कोई आवश्यकता है। यह एक मानसिक विचार है और यह मानसिक विचार समाज को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्हें अपनी इज्जत की परिभाषाओं को बदलना चाहिए और बदलना पड़ेगा। शरीर और इज्जत को पहले अलग अलग करना पड़ेगा। शरीर एक भौतिक विचारधारा है, इसे इज्जत से जोड़ने का सामान्य सा अर्थ है कि कहीं ना कहीं फिर आप अपनी कमजोरियों को फिर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद कई लोगों की मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो रहा होगा। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल नहीं तो 5 साल बाद ही सही, मेरी बातें उन्हें अनुभव होंगी कि मैं किस लेवल की बातें उनके मस्तिष्क में प्रवेश करवाना चाहता था। तो हमें महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है? भारत देश का अगर आर्थिक विकास करना है तो इसलिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करनी है तो महिला सशक्तिकरण जरूरी है। समाज में लैंगिक समता लानी है, महिला सशक्तिकरण
जरूरी है। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे भारत में महिला सशक्तिकरण की स्थिति, स्टेटस ऑफ वुमन एम्पावरमेंट इन इंडिया। तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही दुखदाई है किस प्रकार ये देखते हैं। जनवरी 2020 में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 के अनुसार आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में विश्व के 190 देशों में भारत का स्थान 117वां है। चिंतनीय स्थिति तो यह है कि भारत रवांडा और लिसोटो जैसे देशों से भी पीछे है। बहुत ही दुखदाई स्थिति भारत की जो है वो इस समय है। और इसका सबसे बड़ा आधार आप देख सकते हैं दोस्तों, कई सारे पुरुष भी इस क्लास को देख रहे होंगे। आप कभी इस बात पर विचार करेंगे कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था ना, तो मेरा एक विद्यार्थी था, उसने एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी मुझे, कि मुझे भी काफ़ी अच्छी वो बात लगी कि हर व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करता है, हर व्यक्ति जो कि जॉब करता है, हर व्यक्ति जो कि नौकरी करता है, वो सप्ताह में एक छुट्टी की मांग करता है, क्योंकि ये उसका मानवाधिकार है, माना जाता है ना, मानवाधिकार माना जाता है इस चीज को। क्या आपने कभी ये विचार किया कि घर की महिलाएं जो प्रतिदिन सातों दिन 24 घंटे 365 दिन काम कर रही हैं, क्या उनका अधिकार नहीं बनता कि सप्ताह में एक दिन परिवार के लोग उन्हें पूर्ण रूप से छुट्टी दें? क्या परिवार का दायित्व नहीं बनता कि वह तय करे कि हम एक दिन या तो उपवास रख लें, या एक दिन बाहर से खाना खाएंगे, या एक दिन घर का हर व्यक्ति अपना काम स्वयं करेगा, उस महिला के लिए भी काम किया जाएगा, एक दिन उस महिला को भी सप्ताह में छुट्टी दी जाएगी? क्या उसके मानवीय अधिकार नहीं होते हैं? क्योंकि हम इस कार्य को कभी देख नहीं पाए, या हमने कभी इस बात को समझा ही नहीं। परिमाण स्वरूप आज भी हमारे देश में पुरुषों की अपनी अलग सी एक सोच बनी हुई है, जिसमें वह कहते हैं कि घर के कामों के दायरे में स्वीकार ही नहीं करना है, मतलब घर का काम नहीं होता। पर एक बार आप उन कार्यों को करके देखिए, आपको भी फील होगा कि वो कार्य भी उतने जटिल हैं, उतने ही सिस्टेमेटिक हैं, उतने ही वैज्ञानिक हैं, जितने कि ऑफिस में बैठे हुए कंप्यूटर वाला व्यक्ति काम करता है, कार बनाने वाला करता है, हवाई जहाज चलाने वाला करता है। क्योंकि एक तलता हुआ, जिस पर एक तेल की कढ़ाई आपने देखी हो, तेल की कढ़ाई जो होती है जो तलता है उसमें, जैसे रोटियां पूरियां, अगर अन्योन व्यक्ति उस पर पूरियां तलने बैठ जाए ना, तो वो जो कढ़ाई है वो उसके लिए मौत की कढ़ाई बन जाएगी। लेकिन उस महिला ने उसे अपनी तकनीकी और कौशलता के आधार पर उसे सीखा, उसे बैलेंस करना जाना है, जो अपने आप में एक कठिन बात है, लेकिन उसके बारे में समाज में कभी चर्चाएं नहीं होंगी। तो चिंतनीय स्थिति भारत में यह है कि हमारी स्थिति रवांडा और लेसोटो जैसे देशों से भी पीछे है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, तो 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑफ वर्ल्ड वुमेन 2019-20 में कहा गया था कि आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद भारत में महिलाओं की श्रम बल में निरंतर गिरावट आ रही है। कि भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, परंतु महिलाओं की श्रम बल में गिरावट आ रही है। श्रम बल में महिलाओं की गिरावट के संबंध में विश्व में पहले स्थान पर है भारत, जो बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। पहली चिंतनीय स्थिति यह है कि लिसोटो और रवांडा जैसे देशों से पीछे है। दूसरी ये है कि पहले स्थान पर विराजमान है भारत महिलाओं की श्रम बल में गिरावट में। तो इसी के साथ चलते हैं
चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। भारत की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं का भारत की जीडीपी में योगदान 20% से भी कम है। मैंने कहा था अभी के लेक्चर में कि भारत में 50% महिलाएं 50% पुरुष हैं, उसमें से जीडीपी में सिर्फ 20% का योगदान है, 50 का 20% योगदान है महिलाओं का। बहुत ही दयनीय स्थिति भारत की है। चलते हैं इसके साथ अगली स्लाइड पे हम। महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस बिफोर वुमेन एम्पावरमेंट। तो पहली जो चुनौती है वो है पुरुष प्रधान समाज, मेल डोमिनेशन सोसाइटी। आज भी हमारे भारत में महिलाओं की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। विदेश नीति एक इस वर्ड का मैं यूज करूंगा यहाँ पे, विदेश नीति। ठीक है, महिला की विदेश नीति। वास्तव में विदेश नीति किसी देश के लिए प्रयोग किया जाता शब्द है, लेकिन मैं एक व्यक्ति के लिए इसे प्रयोग करता हूँ, क्योंकि आज भी हमारे देश में पुरुष यह तय करता है कि महिला किससे बात करेगी, कितनी बात करेगी, कैसी बात करेगी। आज भी महिलाओं को, लड़कियों को यह आज़ादी नहीं है कि वो किन से कितनी बात करना चाहती हैं। कभी लड़कों से आप देखना, कभी लड़के जब बातचीत करेंगे तो वो फ्रीडम महसूस करते हैं। उन्हें किन से कितनी बात करनी है, आसपास कौन खड़ा है, उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, अगर कोई गलत काम कर रहा होगा लड़का तो ध्यान देगा, लेकिन एक लड़की को सामान्य बात करने के लिए भी आसपास देखना पड़ता है कि वह जिनसे बातें कर रही है उनके आस पड़ोस कौन खड़ा है। तो ये है पुरुष प्रधान समाज। एक उदाहरण के माध्यम से हमने अभी जाना। अब अगला पॉइंट, जो अगली चुनौती है वो है रूढ़िगत परंपराएं, जिन्हें धर्म के आधार पर उचित करार देने का प्रयास किया जाता है। ट्रेडिशनल ट्रेडिशंस विच आर अटेम्प्टेड टू बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यहाँ एक और चीज जरूरत है सोचने की या जानने की, कि कई लोगों का मानना होता है कि शरीर और इज्जत, इन दोनों के कारण कई सारी घटनाओं को लोग आपस में जोड़ते हैं। पहले लोगों को यह समझाना होगा कि शरीर एक भौतिक विचार है, वो मरता है। इज्जत कोई भौतिक विचार नहीं जो मर जाए। जैसे किसी महिला के प्रति आपकी सोच उसके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करती है, पर अगर यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है कि उसका नाम किसी भी घटनाक्रम में आ जाए, मतलब औरत का नाम किसी घटनाक्रम में आ जाए, तो आपकी सोच और आपकी मानसिकता बड़ी जल्दी बदल जाती है। उसका कारण है कि वो पहले से ही आपके मस्तिष्क के उस कोने में बैठी है जहाँ आपके मस्तिष्क ने उसे बहुत छोटे से सम्मान की जगह दी है, और वो छोटा सा सम्मान छोटी सी घटना में समाप्त हो जाता है। आप अपने परिवार में भी देखेंगे कि कई बार माता को भी शायद वो निर्णय लेने का अधिकार नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा कारण है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो अगला जो चुनौती है वो है राजनीतिक असंवेदनशीलता। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। असंवेदनशील लिखा है, असंवेदनशीलता, पॉलिटिकल इंसेंसिटिविटी। अगला है शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन, देखिए समाज में जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा तब तक ये रूढ़ियाँ, ये चुनौतियाँ, ये बुराइयाँ समाज में पनपती रहेंगी। इन सभी चुनौतियों का अगर सामना करना है तो शिक्षा को बढ़ाना होगा। शिक्षा अगर बढ़ेगी तो ये बुराइयाँ समाज से स्वयं समाप्त या पतन की ओर बढ़ेंगी। अगला अगर हम देखें, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस।
महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षित परिवेश ना होना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें हमने अभी जाना, जो चुनौतियाँ महिला सशक्तिकरण के समक्ष पनप रही हैं, उन्हें हमने देखा। आगे हम चलते हैं और देखते हैं तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाले सुझाव, समाधान जिनसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। पहला है प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। क्योंकि हमने देखा है कि शिक्षा के बाद विचारों में परिवर्तन आ सकता है। अभी हमारे पास यह ही एक विकल्प है जिसके द्वारा समाज को न केवल बदला जा सकता है बल्कि परिवार को भी बदल सकते हैं, परिवार की सोच को भी बदल सकते हैं। मैंने बात भी की कि जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा समाज में तो इस प्रकार की रूढ़ियाँ बुराइयाँ समाज में पनपती रहेंगी। तो इसके बाद अगर हम आगे चलने की कोशिश करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग। अगला देखें तीसरा पॉइंट, तो महिलाओं के साथ जुड़े अपराधों का त्वरित निपटारा, रैपिड डिस्पोजल ऑफ क्राइम्स रिलेटेड टू वुमन। कठोर कारावास को मैं मांग नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मैं कठोर कारावास की कभी मांग नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अगर अपराधों का रैपिड डिस्पोजल हो जाए तो शायद हम इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण निर्मित करना, क्रिएट अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर वुमेन एट द वर्कप्लेस, लैंगिक समता विरोधी गतिविधियों पर अंकुश, कर्ब एंटी जेंडर पैरिटी एक्टिविटीज। अगला है महिलाओं को संसद एवं राज्य विधानमंडल में 1/3 आरक्षण देने वाले लंबित विधेयक को शीघ्र पास किया जाए। The pending bill giving one-third reservation to women in parliament at state legislature should be passed soon. अभी तक यह विधेयक पारित नहीं हो पाया है जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, संसद में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में भी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मेल डोमिनेट सोसाइटी हमारे समाज में नहीं, हमारे लोकतंत्र राजनीति में भी है। इस विधेयक को पारित ना होने के पीछे की वजह केवल और केवल यही है, मेल डोमिनेट सोसाइटी, जिस वजह से ये मतलब नेता लोग ये चाहते ही नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी भी संसद या स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में बढ़े। तो लास्ट पॉइंट, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ग्रामीण स्तर पर अधिक ठोस प्रयास करने चाहिए। मोर कंक्रेटेड एफर्ट शुड बी made at the village level towards women empowerment। तो ये थे कुछ समाधान जिनसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और आज हमने क्या पढ़ा उसके ऊपर एक बार छोटा सा चर्चा कर लें। सबसे पहले हमने महिला सशक्तिकरण देखा कि क्या होता है। तो महिला सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं की समाज में भागीदारी को बढ़ाना, उनको आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करना और आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद महिला सशक्तिकरण की आवश्यक है तो लैंगिक समता लाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, समावेशी विकास करने के लिए। सबसे बड़ी आज के समय में भारत में महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है? तो मैंने बात की थी कि ये चिंतनीय स्थिति है। भारत रवांडा और लिसोटो जैसे देशों से भी पिछड़ा हुआ है। महिला सशक्तिकरण के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं? तो चुनौतियाँ सबसे बड़ी ये है कि पुरुष प्रधान समाज है, रूढ़ियों परंपराओं पर आधारित है, शिक्षा का अभाव है, यौन शोषण होता है महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर, और सजेशन हमने अभी आपको सुझाव दिए हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के में आपके साथ। इसी के साथ धन्यवाद।